So we were discussing about operating system. Today we will discuss about the generation of operating system. Generation of operating system directly attached with the generation of computers. So, let's move. As you all are very well aware, first generation computers came into existence in 1940 to 1956. वैक्यूम ट्यूब से मिलके बने थे, मैग्नेटिक ड्रम्स इनको एज ए मेमोरी यूज करते थे। ठीक है जी। इनका जो साइज होता था दैट वाज एक्सट्रीमली बिग, इक्वल टू ए लार्ज रूम। ठीक है जी। बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते थे। इलेक्ट्रिक अब क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है तो जाहिर सी बात है उसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। These were only working on the machine language, यानी कि 0 and 1। उसके अंदर इनपुट सिर्फ दो ही चीजें होती थी, या तो 0 इनपुट कर सकते थे आप या 1, और आउटपुट भी सेम फॉर्म में ही होती थी। ठीक है जी। इसमें पंच कार्ड्स की हेल्प से हम इनपुट करवाते थे। ठीक है जी। और टेप के ऊपर आउटपुट आते थे, पेपर टेप्स। यूनिवैक, एनीवैक, ENIAC computers are the example of first generation computers. Then second generation computers came into existence from 1956 to 1963. These were using the transistors. जो वैक्यूम ट्यूब्स जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज होती थी, दोज वर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर। ये जनरेशंस का मतलब क्या होता है? जनरेशन का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में एक कोई भी मशीन एक बन के आई, कोई डिवाइस बन के आया, उसके फर्दर रिफाइनमेंट्स, उसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड होती हैं, उसके अंदर न्यू कैपेबिलिटीज हम ऐड करते हैं, न्यू जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो लेटेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम उसके अंदर बिल्ड करते हैं। ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या होती हैं? जनरेशंस डिराइव होती हैं। तो जनरेशन इज नॉट नथिंग एक्सेप्ट सम चेंजेस इन द फीचर्स ऑफ द सिस्टम। तो वहां पे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे जिसकी वजह से साइज उनका बहुत बड़ा था। यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहे थे, उनका साइज क्या हो गया? एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन उनका साइज स्मॉल हो गया। ठीक है जी। दूसरा, स्पीड भी फास्ट हो गई इनकी। ठीक है जी। एनर्जी एफिशिएंट हो गई, रिलायबिलिटी है वो बढ़ गई एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है जी। लेकिन अभी इसके अंदर क्या थे, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रान जो थी, वो भी क्या हो रही थी, डेवलप होने लग रही थी। लेकिन दैट वाज नॉट अप टू मार्क यूटिलाइज्ड, मतलब इतनी ज्यादा इफेक्टिवली वो यूज नहीं हो रही थी जितना होना चाहिए। ठीक है। और इसलिए प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम वही थी कि बड़ा साइज, स्लो परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हाई। ठीक है। तो क्या हुआ? वी वेंट टू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं, these were from 1964 to 1971। इनके अंदर क्या यूज था? इनके अंदर यूज हुआ था भाई इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज। आईसी आपको पता ही है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसके ऊपर सारी फंक्शनिंग, जो सारी जो वायरिंग होती है वो बिल्ट होती है। आपने कभी मदरबोर्ड देखा होगा कंप्यूटर का? ठीक है। वो क्या होता है? दैट इज आल्सो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। ठीक है जी। तो अब इससे क्या हो गया? अब क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज नहीं कर रहे, तो जो साइज जो था कंप्यूटर का, दैट वाज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। नाउ द कंप्यूटर्स आर वेरी पोर्टेबल। ठीक है जी। बहुत ही स्मॉल साइज्ड कंप्यूटर्स थे। इसके अंदर आपके जो जनरली जो आपका जो आप आज के दिन आप डेस्कटॉप पीसी यूज करते हो, वही सारा सेम चीजें उसके अंदर थी। कीबोर्ड था, मॉनिटर था। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी वी स्टार्टेड यूजिंग एट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, यहाँ पे अब कंप्यूटर के पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए, एक हार्डवेयर पार्ट और एक सॉफ्टवेयर पार्ट।
वहां पर उससे पहले क्या था, सिर्फ फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सिर्फ हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटर्स थे, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था। बहुत ही मतलब बाद में रेयरली हमने यूज करना स्टार्ट किया था फोर्ट्रन कोबोल टाइप में कुछ लैंग्वेजेस, जो कि एट एनी सिल पेज थी वेरी, और वो भी जनरली मैथमेटिकल या इन प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते थे, न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज करके हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उन सर्किट्स के थ्रू क्या हो गया, साइज इसका रिड्यूस हो गया, और इसकी कैपेबिलिटीज जो फीचर्स जो थी वो क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सारे जो जनरल आपका एक कंप्यूटर सिस्टम होता है उस तरीके से आप यूज करते हो, सारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एंड एक नॉर्मल फंक्शनिंग आप उसके थ्रू एक्वायर कर रहे हो। अब और क्या हो गया ये, एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, साइज तो रिड्यूस हुआ ही हुआ, साथ में चीपर भी हो गई। ठीक है जी। उसके बाद हम वो करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। दीज आर द computers that are based on the microprocessors and are in existence till now from 1971। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की हम बात करते हैं, आईसीज की जो बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक छोटे से बोर्ड के ऊपर ही देर आर अन नंबर ऑफ आईसीज दैट आर बिल्ट। ठीक है जी, ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप। ठीक है, जो आपका मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं वो बिल्ट होते हैं, डिजाइंड होते हैं, और तभी आपको इतनी ज्यादा एडवांस फंक्शनिंग फीचर्स जो है वो मिलती है। ठीक है, अब एक छोटी सी चिप के ऊपर ही सारे इतने ज्यादा सर्किट्स डिजाइन होगी, इसका मतलब क्या है, एक छोटे थोड़े से साइज के अंदर आप ज्यादा कंपोनेंट्स, ज्यादा डिवाइसेस को अटैच कर सकते हो। तो डिवाइसेस क्या बन गए अब, नाउ द डिवाइसेस आर पोर्टेबल। ठीक है जी। तो और इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो सीपीयू जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही सीपीयू यूज करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे हमने। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या था, जितने भी आपके जो कंपोनेंट्स थे, आपका सीपीयू था या आपकी मेमोरी थी या आपके इनपुट आउटपुट के जितने भी कंट्रोल्स थे, वो सारे के सारे एक सिंगल चिप के ऊपर क्या हो गए, बिल्ट हो गए जी। ठीक है, तो स्पीड भी फास्ट हो गई, फिर क्या हो गया, इंटरनेट भी एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, तो कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अंदर जीयूआई भी बिल्ट हो गया, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, पहले जो हम क्या करते थे, सब कुछ कमांड्स के थ्रू यूज होता था, आपने डोस भी देखा होगा, डोस के अंदर या लिनक्स यूनिक्स अगर किसी ने थोड़ा बहुत यूज किया हो, तो उसमें पहले, आप तो लिनक्स यूनिक्स भी जीयूआई बेस्ड आ गई, फिर आपने डोस अगर देखा हो तो आपकी विंडोज के अंदर भी डोस होता है, तो उसको आप देखें टोटली दैट इज कमांड बेस्ड। उसके अंदर एक ब्लैक स्क्रीन होगी, कर्सर होगा, उसके थ्रू आप कमांड लिख के सारा काम करें, कमांड्स के थ्रू आप, चाहे आपको कुछ भी, कोई फाइल कट कॉपी पेस्ट करना है, कोई फाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, कोई फोल्डर बनाना है, मूव करना है, all the tasks are being done through the commands now, but now the systems in fourth generation are GUI based। ठीक है जी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर आप डील करते हो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ बाय यूजिंग द माउस और द हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, फिर आगे फिफ्थ जनरेशन। तो ये तो जी करंटली चल रही है और आगे भी चलती जाएगी, फिफ्थ जनरेशन है दैट इज प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, एंड इज टोटली बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखते हो आज के दिन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो टेक्नोलॉजीज आर दैट इज बिल्ट, दैट इज एम्बेडेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगी, आपको फोन के अंदर ही, फोन के अंदर कैमरा, उसमें भी एआई बिल्ट है। ठीक है, आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो या आप कोई वेब पोर्टल यूज कर रहे हो, वहां पे भी आपने देखा होगा आर्टिफिशियल बोट्स होते हैं। आपका ओके गूगल है या सीरी है, एलेक्सा है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एआई। ठीक है, तो वहां पे इसके अंदर क्या होगी, नाउ द जनरेशन इज टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, मेन चीज होती है आपके इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डील करना है, हाउ डू यू इंटरेक्ट विद द मशीन। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मशीन के साथ इंटरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, दैट इज बिकमिंग एक्सट्रीमली यूजर फ्रेंडली। ठीक है, पहले आप मशीन लैंग्वेज के अंदर काम करते थे, फिर बीच में असेंबली लैंग्वेज आई,
फिर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप करते थे, फिर आप जो क्या है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस आ गई। अब आप क्या कर रहे हो, नाउ यू आर वर्किंग ऑन द नेचुरल लैंग्वेज। तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है कि जैसे आप ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, जस्ट लाइक दैट यू कैन इंटरेक्ट विद द मशीन, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज। यानी कि जो नेचुरली जो लैंग्वेज आप बोलते हो उसके अंदर आपको कोई सिंटेक्स यूज नहीं करना, कोई सिमेंटिक्स यूज नहीं करना, जो आप लैंग्वेज जनरल यूज करते हो आप आपस में बात करने के लिए, वही लैंग्वेज आप कंप्यूटर के साथ यूज कर सकते हो। नाउ द कंप्यूटर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो वो नेचुरल जो भी लैंग्वेज आप बोलोगे वो उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है उसमें, वो उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है और उसको रेस्पॉन्ड भी करेगा आपको। ठीक है जी। नाउ द साइज इज एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड। आपको आप देख रहे हो आपके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, ये मोबाइल फोन के हैं, दीज आर ऑल द कंप्यूटर सिस्टम्स, बट विद पोर्टेबिलिटी, क्योंकि इनका साइज क्या हो गया, साइज इज एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड। ठीक है, नाउ वी आर वर्किंग ऑन द क्वांटम कंप्यूटेशन, नाउ वी आर वर्किंग ऑन द मोलिकुलर और नैनो टेक्नोलॉजी। ये क्या है, इतनी ये जो टेक्नोलॉजीज है ये क्या आ रही है, इन्होंने डिवाइसेस को, मशीन्स को इतना पोर्टेबल, इतना छोटा बना दिया, साइज इनका इतना रिड्यूस कर दिया, और छोटे से साइज के अंदर दे आर प्रोवाइडिंग एक्सट्रीमली हाई कैपेबिलिटीज, एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंस, एक्सट्रीमली हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो और वो टाइम के साथ धीरे धीरे, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, तो आगे चलते जाएंगे तो भी इनकी इनकी जो कैपेबिलिटीज है वो बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है जी। तो जो मेन गोल क्या है इनका, फिफ्थ जनरेशन का यही है कि भाई एक मशीन शुड वर्क लाइक ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे, ताकि जो ह्यूमन का जो एफर्ट्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, और उनको एक बेटर रिजल्ट्स मिले इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है जी। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, न्यू न्यू फीचर्स आर बीइंग एम्बेडेड इनटू द सिस्टम्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटीज आपको मिल सके। देन कम्स टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी? सबसे पहले आपका आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या आता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है जी, जब भी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे जॉब्स को, अब ये तो है नहीं कि एक ही काम आएगा, एक काम एक बार में आ गया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। वो क्या हो रहा है, बल्क में काम करता है। देयर आर अन नंबर ऑफ टास्क दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूशन कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है आपका। तो इसके अंदर जो यूजर वो डायरेक्टली डील नहीं करता, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है कंप्यूटर के साथ, वो क्या करता है, एक ऑफलाइन, एक जस्ट लाइक ए बफर वो यूज करता है। उस बफर के अंदर क्या होते हैं, आपके जॉब्स पूल होते चले जाते हैं। ठीक है जी। और जब एक बल्क ऑफ, एक ग्रुप ऑफ जॉब्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक लिमिट है कि भाई 10 प्रोग्राम एक साथ, 10 प्रोग्राम का बैच बनाना है, या 20 का बनाना है, 30 का बनाना है, जितने भी प्रोसेसेस का बैच बनाओगे, फिर वो पूरा का पूरा बैच एक साथ क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम के पास जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है जी। तो जनरली क्या होता है, जो प्रोसेसेस विच आर ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है जी, जिनका नेचर क्या होता है, सिमिलर नेचर होता है, या जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है रिसोर्सेज की, वो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिमिलर है। तो ऐसे प्रोसेसेस को, ऐसे जॉब्स को हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल बैच के अंदर कंबाइन कर देते हैं। ठीक है जी। और एज ए ग्रुप, एक जो ग्रुप बन गया है, वो पूरा ग्रुप क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जनरली कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक काम आया, उसको किया, दूसरा आया, फिर वो भी आया, तीसरा आ गया, वो भी चलने लग रहा है, चौथा आ गया, वो भी चलने लग रहा है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, पहले बैचेस बनते हैं प्रोग्राम्स के, प्रोसेसेस के, और फिर वो बैचेस क्या होते हैं, फीड होते हैं सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, और फिर वो पूरे पूरे बैच को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। ठीक है जी। पहले वो, जब वो पूरा बैच एक एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट बैच जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट बैच जाएगा, इस तरह बैच बाय बैच एग्जीक्यूशन होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं बैच सिस्टम्स के अंदर। क्या प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड जॉब। हम पहले बता सके, जॉब और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टली डील नहीं करता है। ऑफलाइन पहले बैच प्रिपेयर होता है, फिर वो बैच फीड होता है सिस्टम के अंदर।
दूसरा क्या है, सीपीयू इज ऑफन आइडल। जनरली सीपीयू क्या रहता है, इसके अंदर आइडल रहता है, यानी कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, वो फ्री होता है बिल्कुल। क्यों? बिकॉज द स्पीड्स ऑफ द मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर स्लोअर देन सीपीयू। क्योंकि जो आईओ डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के साथ, उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं जी, वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू आपका प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जब सीपीयू की स्पीड फास्ट है और जो आईओ डिवाइसेस उनकी स्पीड स्लो है, तो ऑटोमेटिकली भाई जब तक वो पूरा डेटा फीड नहीं कर देंगे तब तक सीपीयू क्या रहेगा, फ्री रहेगा। क्योंकि वो देंगे जो डेटा उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा, इसकी स्पीड फास्ट है। तो इसलिए क्या रहता है, सीपीयू आइडल रहता है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा तो नहीं थी दूसरी प्रोसेस आके एग्जीक्यूट हो जाएगी, जब तक एक बैच पूरा कंप्लीट नहीं होता है एग्जीक्यूट, तब तक वो क्या रहेगा, दूसरा बैच नहीं जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रायोरिटी, क्योंकि आप बैचेस के अंदर जॉब्स को भेज रहे हो, तो उसके अंदर प्रायोरिटी जो आप सेट करें किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की, कि कौन सी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सी को बाद में एग्जीक्यूट करना है, तो प्रायोरिटी आप सेट नहीं कर पाते। ठीक है, वो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। देन आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, कि जब मोर देन वन प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके अंदर क्या है, आपकी जो मेन मेमोरी होती है उसके अंदर मोर देन वन प्रोग्राम क्या होते हैं, रिजाइड करते हैं, यानी कि वो एग्जीक्यूट होने लग रहे होते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है जी। तो मोर देन वन प्रोग्राम इसके अंदर क्या होते हैं, एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे क्या होता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी, क्योंकि जब सीपीयू क्या होता है, सीपीयू तो सिंगल ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और लेकिन वो क्या करता है, वो शेयर होता है बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेसेस। तो यहाँ पे जब मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं कि मोर देन वन प्रोग्राम्स, प्रोग्राम मोर देन वन का मतलब ये है कि दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने प्रोग्राम्स हैं, तो सभी के अंदर जो सीपीयू की कैपेबिलिटी है वो डिवाइड होती चली जाती है। ठीक है, तो और मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट अचीव होता है। इससे क्या होता है कि भाई एक जॉब एग्जीक्यूट हुआ तो तुरंत आप पैरेलल में दूसरे भी चल रहे हैं, तीसरे भी चल रहे हैं, तो बीच में जो कंप्लीट होते जाएंगे वो जॉब्स हटते जाएंगे और नए जॉब्स उसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो इफेक्टिवली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फ्री नहीं, आइडल स्टेट में वो नहीं रहेगा कभी भी, क्योंकि इट सिस्टम हैज अन नंबर ऑफ जॉब्स। तो कोई ना कोई सिस्टम के अंदर जॉब रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जो कंप्लीट होते जाएंगे वो जाते जाएंगे और नए जॉब्स उसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे क्यू के अंदर। ठीक है जी, तो इसके अंदर यही बता रहा है कि मेमोरी के अंदर मोर देन वन जॉब्स आपके साथ आप एक साथ एट ए सिंगल टाइम आपके सिस्टम में रहते हैं। ठीक है जी, तो जॉब होते हैं द जॉब्स आर सबसेट ऑफ द जॉब्स कैप्ट इन ए जॉब पूल। यानी कि एक जॉब पूल, जितने भी जॉब्स होते हैं उनका एक पूल बनता चला जाता है, और उस पूल में से क्या होते हैं, जैसे मेमोरी फ्री हो, जितनी मेमोरी फ्री होती है उस मेमोरी के हिसाब से प्रोसेसेस सिस्टम के अंदर जाती रहती हैं, और जो कंप्लीट होती है उस मेमोरी से बाहर आती रहती है वो प्रोसेस। फिर आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग तो क्या होता है, एक ही टास्क के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स आप पैरेलल में मल्टीपल जॉब्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। जैसे कि आप कंप्यूटर सिस्टम चला रहे हो, उसके अंदर आप पीपीटी बनाने लग रहे हो, आपने म्यूजिक भी चला रखा है उसके अंदर, आपका एंटीवायरस प्रोग्राम भी रन होने लग रहा है, आपने गूगल क्रोम भी चलाया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, दीज आर द मल्टीपल डिफरेंट जॉब्स दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सीपीयू क्या होता है, स्विच होता रहता है एक एक जॉब से दूसरी जॉब के ऊपर। ठीक है जी, और ये स्विचिंग का जो टाइम जो है, तो प्रोसेस स्विचिंग जो है सीपीयू की, ये इतनी फास्ट होती है क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, गीगाहर्ट्ज में होती है। ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसके जो जो यूनिट ऑफ स्पीड मेजरमेंट है वो एमआईपीएस होती है, शायद आपको मैंने पहले बताया होगा, नहीं आपको पता होगा। एमआईपीएस क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, तो एम इतने ज्यादा, जब नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में एग्जीक्यूट करता है, इसका मतलब क्या, स्पीड इज वेरी फास्ट।
तो जब मान लो मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट होने लग रहे हैं और ये स्विच करेगा एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच में, तो वो स्विचिंग टाइम इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि वो सीपीयू किसी दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है या उसी को एग्जीक्यूट करने लग रहा है। ठीक है। इसके अंदर यूजर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को या प्रोग्राम को, ठीक है जी, और उसको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। यानी कि जब भी आप कोई नया प्रोग्राम कोई जॉब स्टार्ट करते हो तो तुरंत वो क्या होता है, सीपीयू के पास एक इंटरप्ट जाता है कि जी ये प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, तो वो क्या कर देगा, वो अपना टाइम जो है वो उसकी जो एग्जीक्यूशन स्लॉट है सीपीयू की, वो अलॉट कर देगा उस न्यू प्रोसेस को। ठीक है जी। इनको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, टाइम स्लॉट्स डिवाइडेड होती है सीपीयू की, कि भाई मान लो एक 0.001 सेकंड का एक टाइम स्लॉट डिफाइन कर दिया एक जॉब के लिए, तो 0.001 टाइम के लिए जॉब वन एग्जीक्यूट होगा, फिर 0.001 टाइम के लिए जॉब टू एग्जीक्यूट होगा, थ्री एग्जीक्यूट होगा, सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब तक एन तक। जब सारे जॉब्स का एक एक बार टाइम आ जाएगा, फिर दोबारा से फर्स्ट जॉब से वो कंटिन्यू हो जाएगा, और इस तरह से साइकिल चलती रहती है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये सारी वही चीजें बता रखी है इसके अंदर। ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है, कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो टाइम स्लॉट है, उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट आर अंडर एग्जीक्यूशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सबको क्या होता है, उनका इक्वल टाइम स्लॉट डिवाइडेड होती है और वो सभी को असाइंड होती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, टाइम शेयरिंग का मतलब ये है कि आप सीपीयू के टाइम को आप डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो, असाइन करवा रहे हो, तो इससे बेनिफिट क्या होता है, कि जो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो इफेक्टिवली होता है। ठीक है जी। तो प्रोसेसर जो है आपका, वो पूरा पूरा क्या होता है, यूज होता है, क्योंकि आपके पास जॉब्स बहुत सारे हैं और वो उन्हीं के अंदर क्या होता है, उसका पूरा टाइम उसी में बिजी चला जाता है। प्रोसेसर का आइडल जो स्टेट होती है वो बहुत रेयरली होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी या टास्किंग या जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इनके अंदर सीपीयू आइडल स्टेट बहुत रेयर होती है। ठीक है, क्योंकि इट हैज अन नंबर ऑफ जॉब्स टू परफॉर्म। ठीक है जी। तो इसके अंदर एक मेन मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इसका, कि टू मिनिमाइज द रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स क्विक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने क्लिक किया किसी प्रोसेस के ऊपर और वो अ, जो उसका जो वेटिंग जो सिग्नल होता है वो घूमता ही घूमता रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, और फिर 1 मिनट बाद लोड होने लग रहा है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चला रहे हो या कोई वेब पेज ओपन करने लग रहे हो, तो उसका जो रेस्पॉन्स है दैट मस्ट बी क्विक, कि जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट। ठीक है। ये होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। देन कम्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जी, जो रियल टाइम के अंदर क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। रियल टाइम के अंदर मतलब ये है कि अगर मान लो कोई प्रोसेस है, सपोज कोई आप 2+2=4 करना है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए मान लो आपको 0.1 सेकंड लगनी है। ठीक है। तो वो 0.1 सेकंड के अंदर ही क्या करे, एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करे, ना वो 0.11 सेकंड लगाए, ना वो 0.1 से कम सेकंड, 0.09 या और कम। मीन्स फ्लक्चुएशंस इन टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आर नॉट परमिटेड। ठीक है। वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। कि भाई जितना स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर दिया किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए, वो एग्जैक्टली exactly उतने ही टाइम के अंदर क्या करेगा, वो उसको रेस्पॉन्ड करेगा, उसका रिजल्ट जनरेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो आपको पता है, अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आप लाइव देखते भी हो,
आपको अगर किसी को ध्यान हो तो बताओ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है जो आपने फेस किया हो रियल में। एनीवन? चलो मैं बता देता हूँ। ट्रैफिक सिस्टम होता है आपका, ट्रैफिक सिग्नल। वो ट्रैफिक सिग्नल क्या है? दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रीन लाइट और रेड लाइट के अंदर अगर 1 सेकंड का भी वेरिएशन हो गया और दोनों एक साथ अगर ऑन हो गई तो वहां पे कितना बड़ा एक्सीडेंट कैन बी देयर। ठीक है जी। तो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस वी बिल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दो तरह के होते हैं ये। ठीक है जी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एक हार्ड रियल टाइम और एक सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम का तो मतलब ये है जी कि बिल्कुल एकदम टोटली रिस्ट्रिक्टिव इन टाइम, यानी कि जो टाइम बिल्कुल डिसाइड कर दिया उसी टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए, तभी वो रियल टाइम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं तो वो नहीं है जी। ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर क्या होता है? दे आर लेस रिस्ट्रिक्टिव। इनके अंदर अगर टाइम का थोड़ा बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम वेरिएशन अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो भी हम उनको रियल टाइम के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी। जैसे वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर अगर थोड़ा बहुत वर्चुअल रियलिटी के अंदर कोई सिमुलेशन करते हो आप, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो तो कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज में। ठीक है जी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नेटवर्क होता है। एक सिस्टम कहीं पे रखा है, दूसरे प्रोसेसिंग जॉब कहीं पे हो रहा है, तीसरा कहीं पे हो रहा है और फिर उनका कंबाइन होके रिजल्ट जनरेट होता है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर है